नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। कल जुमे की नमाज के बाद देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पत्थरबाजी की घटनाएं हुई। यूपी में प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद में कई जगहों पर पुलिस के साथ नमाजियों और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई। अब सरकार ने इन पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। वीडियो और सीसीटीवी के जरिए इनकी पहचान की जा रही है और अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की तैयारी भी है। अब तक करीब 230 उपद्रवियों को हवालात भेज दिया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इसी पर अलग अलग शहरों से लेंगे अपडेट और करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पहले बवाल भारी, अब एक्शन जारी। लिस्ट के अनुसार ये देखा जा रहा है कि जो भी उनकी संपत्तियां हैं आरोपियों की, उनका हमारे यहाँ से मानचित्र स्वीकृत है अथवा नहीं। जी। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनकी लिस्ट में? अभी फिलहाल 37 लोगों की लिस्ट है। अच्छा, 37 लोगों की लिस्ट है। उपद्रवियों को योगी का रिटर्न गिफ्ट। पत्थर का जवाब बुलडोजर। जिसने अवैध रूप से संपत्ति बनाई है, अब ये बुलडोजर कुछ देर के लिए भले ही शांत है, मगर ये उन पर कहर बन के टूटेगा जिन्होंने अवैध रूप से यहाँ निर्माण किए हैं और जिन्होंने शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की, वो भी इन बुलडोजर के रडार पर हैं। पत्थरबाजों की तस्वीर जारी, बवालियों पर एक्शन भारी। जिस प्रकार से जुम्मे की नमाज पढ़ करके वो बाहर निकलते हैं और फिर ईटा पत्थर चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं से उस नमाज में क्या पढ़ाया जा रहा है मौलवियों के द्वारा, इस पर जो है प्रशासन तत्काल ध्यान रखे और उस जुम्मे की नमाज को पहले तो तत्काल बंद कर देना चाहिए, जिससे देश अशांत हो रहा हो। मगर एहतजाज कानूनी दायरे में रह करके हो, जिला इंतजामिया पर पुलिस और प्रशासन से परमिशन लेकर के एहतजाज करना चाहिए। ये मेरी तमाम लोगों से अपील है कि बराए मेहरबानी हाथों में पत्थर न लें, लाठी और डंडे न लें। एहतजाज का तरीका ये नहीं होता है। सरकार करेगी पत्थरबाजों का परमानेंट इलाज। और इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ेंगे। आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की। मिसम जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। राजीव सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ और सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे अपडेट ले लेंगे। लेकिन सबसे पहले राजू, मैं आपके पास आऊँगा। अभी तक कल से लेकर अब तक क्या एक्शन लिया गया है, आगे का क्या एक्शन प्लान है, और आगे इस तरीके की तस्वीर सामने ना आए उसको लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, अभी बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज, सहारनपुर समेत जिन जिन जिलों में उपद्रव किया गया और काफ़ी जनहानि का नुकसान पहुंचाया गया, वहां पर की अपडेट कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी, एसीएस गृह समेत तमाम आला अधिकारियों से ली थी। और उसके बाद उन्होंने सख्त निर्देश दिया था कि जिन जिन लोगों ने उपद्रव किया है, जो इस उपद्रव के दोषी हैं, वो बचने नहीं चाहिए और कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। जिसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अब तक करीब 240 लोगों को गिरफ्तार किया है और दर्जनों लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है कि आखिर यह घटना कब और किसके इशारे पर अंजाम दी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि जो भी इस घटनाक्रम के दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना करने से 100 बार सोचे। और यही कारण है कि जो उपद्रवियों का नाम सामने आया है, जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो इस घटना की साजिश रचा है, उनके अब फिलहाल जो संपत्ति है उसका चिन्हीकरण किया जा रहा है कि क्या वो वह तरीके से कमाई गई है। अगर कोई उन्होंने इमारत बनाई है, घर बनाया है, मकान बनाया है, तो वो क्या नियम कानून के तहत बनाया है, उसका नक्शा पास है। और अगर कहीं कोई इलीगल मिल रहा है तो उस पर बुलडोजर चल रहा है। इस दौरान जो तमाम लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनमें उनके खिलाफ एनएसए लगाया जा रहा है, गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जा रही है और आने वाले दिनों में उनकी कुर्की भी कराई जा सकती है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त जिन जिन जिलों में उपद्रव हुआ है वहां पर की जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार उपेंद्र से भी अपडेट ले लेते हैं, प्रयागराज से हमारे साथ हैं। उपेंद्र, प्रयागराज में क्या एक्शन कल से आज तक? जवानवीर, मामा, लोग चिन्हित कर लिए हैं, 68 से ज्यादा गिरफ्तारी हो गई है। 37
नामों की सूची फाइनल कर ली है, जिनकी संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। करेली में एक आरोपी की संपत्ति की जांच शुरू हो गई है और इसके अलावा अटाला, मंसूर अली पार्क, इस्लाम पार्क से सटे हुए जो मकान हैं वहां पर यह खुलासा हुआ है कि वहां से सटे हुए जो दुकानें थी और उनसे सटे हुए जो मकान थे वहां पर शेल्टर दिया गया आरोपियों को और वहीं पर पत्थर इकट्ठा करके वहीं से पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। तो ऐसे 37 लोगों की फेरिस्त बन गई है जिनकी संपत्तियों की जांच हो रही है और आने वाले वक्त में माना जा रहा है देर शाम या कल उनकी संपत्तियां जमींदोज की जाएंगी, यानी कि उन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो जिस तरीके से कानपुर में आज बुलडोजर का असर देखने को मिला, तो कल बुलडोजर प्रयागराज में भी बवालियों पर गरजेगा। इसके अलावा जो ये 68 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इनसे लगातार पूछताछ हो रही है और कई अहम इनपुट पुलिस को मिले हैं अपनी पड़ताल में। अमित, आप दोनों ने जिस टर्म का यूज किया बवाली और उपद्रवी, इनको यही कहना चाहिए क्योंकि ये प्रदर्शनकारी नहीं है। कल से बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रदर्शन कर रहे थे, ये उपद्रव कर रहे थे। मिसम ज़ैदी, जब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई तब विपक्ष की तरफ से एक सुर में कहा गया कि ये कैसा एक्शन है पुलिस का, बुलडोजर कैसे चला सकते हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये कैसा विरोध प्रदर्शन है, पत्थर कैसे बरसा सकते हैं, पत्थरबाजी कैसे कर सकते हैं, पुलिस वालों को निशाना कैसे बना सकते हैं। देखिए साहब, न तो हम पत्थरबाजी से सहमत हैं और ना हम बिल्डोजरबाजी से सहमत। अगर पत्थरबाजी गलत है तो बिल्डोजरबाजी भी कहीं हद तक ठीक नहीं है। जब देश पे कानून बना है और कानून का राज कायम है और न्याय है, कोर्ट है, जजेस हैं हमारे, तो उनसे क्यों नहीं न्याय कराया जाता है। ये बिल्डोजर चलाना मुझे लगता है कहां से उचित होगा। आप बताइए, किसी की गाड़े की कमाई है, किसी की मेहनत की कमाई है और देश भावना से आप उसके ऊपर बिल्डोजर चला देंगे। मेहनत की कमाई पर चल रहा है बुलडोजर मिसम ज़ैदी? चला है कहीं ये कहा गया क्या कि उसने मेहनत से कमाई की थी, मेहनत से संपत्ति अर्जित की थी, मेहनत से मकान बनाया था और उस पर बुलडोजर चला दिया गया? भाई हर जगह यही तो कहा जा रहा है कि जहां कहीं भी अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की गई है, अवैध निर्माण किया गया है, उस पर बुलडोजर चल रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके पीछे अगर कोई आधार है, कोई सबूत है तो बताइए। नहीं, वो किस अधिकारियों की देखरेख में निर्माण कराया गया, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है, आप बताइए। अरे आप सत्ता में नहीं रहते क्या भाई? आप जानते नहीं है क्या कि निर्माण कैसे होता है और अधिकारी कैसे होने देते हैं? तो उन्हें क्यों छोड़ दिया जाता है? ये कौन सी बात? उन पर भी तो कार्रवाई हो रही है ना। और ये सिलसिला आपने क्यों नहीं शुरू कर दिया? मैं कह रहा हूं वहीं पर क्यों अटके हुए हैं आप? ये जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो पथराव कर रहे हैं, जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये कौन सी इबादत कर रहे हैं? कौन सा ये विरोध दर्ज करा रहे हैं? किसी भी तरह में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करना, देश के अंदर अशांति फैलाना, पत्थरबाजी करना, किसी को तकलीफ और चोट फैलाना निराधार है, सरासर गलत है। बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उनके खिलाफ अगर एक्शन सरकार कर रही तो अच्छी बात है, मगर न्यायालय की देखरेख में यह एक्शन मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है, ना कि ये बिल्डोजर किसी के घर पर चला देना। और आप कौन होते हैं न्याय करने वाले? आप पकड़कर कोर्ट के सामने पेश करिए उन उपद्रवियों को, आप चिन्हित करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। अच्छा होता है कि आपकी इसी बात को वो लोग भी समझ पाते हैं जो नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हुड़दंग मचा रहे हैं। उनको भी न्यायपालिका पर, उनको भी संविधान पर, उनको भी कानून पर भरोसा होना चाहिए था। वो भरोसा नहीं जताया उन्होंने, वो खुद ही निकल पड़े इंसाफ करने के लिए। आलोक वत्स वो कह रहे हैं कि बुलडोजरबाजी पर भी मेरा विरोध है और साथ ही साथ जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं हमारा विरोध उस पर भी है। मिसम ज़ैदी का कहना है पहली शुरुआत किसने की है? पत्थरबाजी ये जम्मू कश्मीर में चालू हुआ था, अब ये पूरे इंडिया में कैसे एक्सपोर्ट हो गया है? 10-12 जगह ये जो प्रदर्शन हुआ कल, क्या आपको लगता है कि ये प्रदर्शन बगैर प्लानिंग के, मेटिकुलस प्लानिंग के, सूझबूझ के, तकनीकी तौर पर नहीं कराई गई है? ये किसी बड़े गिरोह के द्वारा ऑर्केस्ट्रेट मूव था, जिसमें आपने कहीं कहीं पे पत्थरबाजी की। आप प्रदर्शन कीजिए, लोकतंत्र में आपका प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन पत्थरबाजी कौन से अधिकार में आता है? इसलिए जो भी कार्रवाई होगी, जो भी लोग चिन्हित होंगे, जो भी प्रॉपर्टी गलत ढंग से एक्वायर की गई होगी, उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चलेगा। किसी भी निर्दोष इंसान पर बुलडोजर नहीं चलेगा, ये आप निश्चित तौर पर जान लीजिए। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान के सोशल फाइबर को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे, किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे।
विक्रम सिंह जी, कल से अब तक जो बड़ी बातें सामने आई हैं, खासतौर से प्रयागराज में जो हिंसा हुई उसको लेकर, उसमें एक तो ये सामने आया कि वहां पर बच्चों को आगे किया गया, उनका चेहरा ढका हुआ था। देर शाम ये जानकारी सामने आई कि वहां पर एक पोस्टर भी सर्कुलेट किया गया था जिसमें बंद का आह्वान किया गया था। उसी के आधार पर यह कहा गया कि सब कुछ सुनियोजित था। अचानक से वहां पर भीड़ उग्र नहीं हो गई, अचानक से वहां पर बच्चों को आगे नहीं कर दिया गया, अचानक से वहां छतों के ऊपर पत्थर नहीं इकट्ठा कर दिए गए। सब पहले से तय था कि जुमे को यह करना है। सुनियोजित षड्यंत्रकारी तरीके से इस कुंसित जो कांड हुआ है इसको अंजाम दिया गया। इसमें षड्यंत्रकारी ने टूलकिट का इस्तेमाल किया है, क्राउड फंडिंग का इस्तेमाल किया है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया है और बच्चों को आगे इसीलिए किया गया जिससे कि पुलिस बल प्रयोग न कर पाए। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत और इसकी फंडिंग वगैरह जैसे एंटी सीएए एजिटेशन हुआ था, लगभग वही टूल किट यहां इस्तेमाल किया हुआ है। आदरणीय वत्स जी ने इसको कहा कि ये अपराधी, मैं इनको संगठित अपराधी भी नहीं, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त राष्ट्र विरोधी तत्व कह रहा हूं। और पुलिस से मेरा परामर्श होगा कि इसके पहले की अगली कार्रवाई हो, आप अपनी तैयारी, छतों की ड्यूटीज और ड्रोन्स ऐसे कीजिए जो कि टीयर गैस आतताइयों के ऊपर भी बरसाएं और अपनी ड्रिल और आंतरिक सुरक्षा योजना का पूर्वाभ्यास ऐसा कर लीजिए कि दोबारा कोई हिम्मत न करे आपके ऊपर कोई पत्थर फेंके। और पत्थर फेंके तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर और डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर वाले सीसीटीवी के माध्यम से चिन्हित करके एक एक ऐसे अपराधी को बीन करके लाइए। ये सब चीजें हम लोग कर चुके हैं। हम लोगों के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती तो इस तरीके का दुस्साहस करे। पथराव किया और वहीं नेस्तनाबूद किया, दोबारा कोई दुस्साहस नहीं करता था। और जो जेल गए उनका अंतिम संस्कार भी जेल में ही होता था। ऐसी धाराएं लाद दी जाती थी और उनको सजा कराई जाती थी। और यह कह देना कि न्यायालय के माध्यम से जो काम न्यायालय का है न्यायालय से जरूर कराएं। हम लोग असंवैधानिक बातें कभी करते हैं न सोचते हैं, लेकिन किसी ने सरासर अतिक्रमण बनाया है, सरासर सरकारी भूमि पर या किसी आपकी या हमारी जमीन पर बनाया है तो सरकार का विकल्प है तुरंत अधिकारी। उत्तर प्रदेश में पुलिस के वरिष्ठतम पद पर रह चुके हैं। अभी मिसम जैदी की तरफ से सवाल खड़ा किया गया बुलडोजरबाजी को लेकर। उन्होंने कहा कि हम बुलडोजरबाजी के खिलाफ हैं, अगर किसी ने मेहनत से संपत्ति अर्जित की है तो उस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अभी तक जो कार्रवाई हुई, आपको लग रहा है क्या सर कि कहीं पर भी कुछ ऐसी कार्रवाई की जा रही है जो कानून और विधि के सम्मत नहीं है? लेश मात्र भी नहीं, यह सब कार्रवाई विधि सम्मत है। जैदी साहब कदाचित ये शायद समझ रहे हैं कि ये एक कमाई हुई संपत्ति जो वैधानिक संपत्ति है उस पर चल रहा है, उस पर नहीं चल रहा है। पहले ही कहा गया, नाजायज संपत्ति नाजायज तरीके से तैयार की हुई, नाजायज तरीके से उसको जायज तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। दोनों में अंतर समझें। जहां पर जायज तथा कथित होती है उसमें नक्शा कहां पास हुआ, किसने अनुमोदन किया वहां, लेकिन सरासर चौराहे पे जाकर के सरकारी जमीन पे अट्टालिका खड़ा कर दें। लेकिन जैदी साहब का एक मत था, जिन अधिकारियों की नाक के नीचे हुआ है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। शायद पार्ट 2 में उसको भी किया जाए, लेकिन जिन अधिकारियों की संलिप्तता से ये बिल्डिंगें बनी हैं उनकी भी जवाबदेही बनती। लेकिन पहले जिन्होंने मौका दिया, पहले सेवा उनकी, बाद में उनके आकाओं की सेवा, चाहे वो पत्थरबाजी में मार्गदर्शन हो या भ्रष्टाचार में संलिप्त हो। मिसम जैदी, आपका रिएक्शन, उसके बाद मैं अमित के पास जाऊंगा, कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने महान निदेशक, पुलिस निदेशक रहे माननीय विक्रम सिंह के साथ बैठा हूं। उनको मेरा साधुवाद। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, तो मैं उनके जरिए, मैं आपके जरिए मैं उनसे अपनी बात ये पहुंचाना चाहता हूं कि जो कार्रवाइयां हो चुकी हैं पूर्व में और जो जिस तरह की कार्रवाइयां बिल्डोजरबाजी हो रही हैं, हमारे संज्ञान में जो बातें आई हैं उसमें एक पक्षी कार्रवाई ज्यादातर की गई है सर। और इसमें कानून का देखते हुए, कानून की देखरेख में संपूर्णता कार्रवाई नहीं की गई है। ये एक तरह से मुझे लगता है इस तरह से कि एक पक्ष की कार्रवाई की गई है, लिहाजा कानून में इस तरह से नहीं होना चाहिए जिसमें किसी पक्ष में रोष व्याप्त हो। जो भी कानूनी विधिवत कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई जो हो सकती है उसके लिए हम और हमारे लोग तैयार हैं। ठीक है विक्रम सर, कुछ कहना चाहते हैं सर, जल्दी से आप अपनी बात पूरी करिए। हमने बड़ी माकूल बात कही है, लेकिन आप देखिए योगी जी ने भी कहा है कोई भी बेगुनाह के ऊपर कार्रवाई ना हो। तो जैदी साहब, मुख्यमंत्री योगी जी सिर्फ मेरे नहीं, आपके, हम सब के मुख्यमंत्री हैं और शासन प्रशासन के हित में नहीं है कि कोई नाजायज कार्रवाई या नाजायज की गिरफ्तारी करे। आप बहुत जिम्मेदार ओहदे पे हैं। मेरा मशवरा होगा, एक आवेदन पत्र ईमेल के माध्यम से आप भेज दें। ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि उसको आखिर तक उसकी जांच करा करके दूध का दूध, पानी का पानी कराने में। सर, कार्रवाई का जो सबसे ताजा उदाहरण कानपुर से आया, उसी बारे में पहले अपडेट ले लेते हैं अमित से, जो कि कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, वहां पर जो बुलडोजर चल रहा है, जो कार्रवाई हो रही है,
क्या जिन लोगों ने अवैध संपत्ति अर्जित की थी, अवैध तरीके से निर्माण किया था, उन्हीं के खिलाफ वो कार्रवाई हो रही है, या फिर मिसम जैदी जो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि वहां पर सिर्फ एक पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ये आपको देखने को मिल रहा है? देखिए अमित जी, जैदी साहब क्या कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन श्री विक्रम सिंह साहब जो पूर्व डीजी रहे, निश्चित तौर पर उनके समय में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी रही। वो बेहतर जानते हैं क्या चीज़ कानपुर में रही। उन्होंने कई बार कानपुर में भ्रमण भी किया जब चमनगंज में एक हंगामा हुआ था। और रही अगर आज की कार्रवाई की बात, तो आज की कार्रवाई कोई द्वेष की भावना से नहीं हुई है, क्योंकि स्वरूप नगर के जिस जगह का ये मामला है, लिटरली उसको एक नोटिस सर्व हुआ 3 तारीख को। उस नोटिस के बाद उसको 15 डेज का एक टाइम परस्यू किया गया था। उसके बाद फिर उनको जवाब मांगा गया था, जब नहीं मांगा गया था क्योंकि निश्चित तौर पर जुमे की नमाज के बाद फोर्स नहीं थी। 3 तारीख को जो नमाज हुई उस वक्त फोर्स नहीं थी क्योंकि राष्ट्रपति में गई थी और उस बीच पत्थरबाज एक्टिव हुए। फिर 10 तारीख को रहा तो ऑब्वियसली फोर्स था। उस फोर्स जब था तो किसी प्रकार का मिसहैंडलिंग ना हो, किसी प्रकार के मिसक्रेंट्स का मिसयूज ना करें, उसका भी विशेष ध्यान रखा गया था। और आज जिस पे कार्रवाई हुई है उसका सीधे सीधे जो संबंध है वो मेन मास्टरमाइंड हाथ जफर से है, क्योंकि जो उसकी पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन था या पैसे की साइलेंट पार्टनरशिप है, उसके इनिशियल पार्ट में प्रूफ मिले। एसआईटी ने इस बात की पुष्टि की, जिसके बाद कल देर रात प्रशासनिक अधिकारियों की 1:30 बजे रात तक बैठक चली, जिसमें कानपुर विकास प्राधिकरण के सचिव, जिसमें जॉइंट सीपी और इसके अलावा नगर निगम के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। सबकी समन्वय से ये मालूम चला कि ये अवैध रूप से 4 खंड का 138 गज में कैसे बन गया। 2019 से लेके मना करने के बावजूद भी वो कैसे निर्माण हुआ। जितना पोर्शन अवैध था उसको डिमोलिश किया, पूरा जमींदोज नहीं किया गया। इसलिए द्वेष की भावना या एक तरफा कहना फिलहाल इस घटना में गलत होगा। हाँ, लेकिन जो बात मिसम जैदी या फिर विक्रम सिंह सर कह रहे हैं कि जिनकी संरक्षता में सब कुछ हुआ है, जो अधिकारी इसको नहीं होने देना, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वहां पर अवैध निर्माण ना होने पाए, फिर भी उन्होंने होने दिया, कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। एक बार उपेंद्र के पास चलते हैं, प्रयागराज से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उपेंद्र, वहां से एक और बात सामने आई है कि कल जिन लोगों ने वहां पर उपद्रव किया, पत्थरबाजी की, वो कुछ कोड वर्ड में बातचीत कर रहे थे, जिससे आशंका जताई जा रही है कि कहीं बाहर से आए हुए लोग थे। इस बारे में क्या जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जब इलाकाई लोगों से पूछताछ की गई तो मालूम चला कि जिसमें तो मोस्टली जो लोग थे वो बाहर से थे। पहला। दूसरा शक पुलिस का तब गहराया जब कल बिना किसी पहले तय प्रोग्राम के जो अटाला इलाका है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां के आसपास की जो दुकानें थी, यानी कि जो मस्जिद के पास की जो दुकानें थी जहां से जुमे की नमाज अदा करके लोग बाहर आए नमाजी, वहां की दुकानें पहले से ही बंद कर रखी गई थी। और उसी दुकानों से सटे हुए जो मकान थे वहां पर पुलिस को पत्थर मिले। और जो पुलिस की अब तक की जांच पहुंची है, हमारी खुद एसपी सिटी से बात हुई, जो प्रयागराज के दिनेश कुमार सिंह हैं, उन्होंने बताया कि जो उनसे सटे मकान थे वहां पर पत्थर मिलने और वहां पर शेल्टर देने की बात की गई है। 3 ऐसी जगह जहां पर बवाल हुआ है, जिसकी मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, अटाला चौराहा, मंसूर अली पार्क और इस्लाम पार्क। इससे सटे हुए मकान, तो यानी कि ये पहले से तय था कि वहां पर ही जो है वो दुकानें क्यों बंद रखी गई, बाहर के लोग थे। और जब कुछ तय ही नहीं था दुकान बंद करने का, ना ही कोई ऐसा दिन था कि जिसकी दुकान बंद की जाए, तो दुकान सुबह से क्यों बंद हुई और अचानक वहीं से पत्थर मिले, वहीं से चढ़ के ऊपर से पत्थरबाजी हुई। तो यानी कि आप इसको कतई नहीं कह सकते कि एक क्षण भर का जो है तैयारी थी या क्षणिक मात्र जो है कोई उन्माद था जिसमें कुछ नौजवान बहक गए। ये नौजवान जरूर थे, बच्चे जरूर थे। इस बार देखिए हरकत, इस बार जो बवाल हुआ वो कानपुर से थोड़ा अलग है। यहां पर बच्चों को, जो कम उम्र के लड़के थे, उनको आगे किया गया, लेकिन प्लान फुल प्रूफ था। प्लान जो है कुछ बड़े लोगों ने बनाया, जिनके नाम है, जिनकी 37 लोगों की नाम की लिस्ट भी आई है। तो इस बार आपने ये यहां पर लोग जरूर कह रहे हैं प्रयागराज के कि आखिर ये कहां तक जायज है। एक तरफ आप तालीम की बात करते हैं और दूसरी तरफ अगर आप बच्चों को और कम उम्र के नौजवानों को आगे करते हैं, तो ये कौन सी जायज बात है? ये किसी भी ना मजहब के लिए ठीक बात है और ना ही किसी समूह के लिए ठीक बात है। यही सवाल मैं मिसम जैदी से करूंगा, लेकिन उससे पहले आलोक जी मैं आपके पास आऊंगा। ये जो पुलिस की तरफ से संवाद स्थापित किया गया, मौलवियों से बातचीत की गई, मुस्लिम धर्मगुरुओं से बातचीत की गई, उसके बाद फ्लैग मार्च भी हुआ, पुलिस की गश्त तमाम जगहों पर नजर आई, इन सब के बावजूद भी क्या कहीं पर कोई चूक रह गई? क्या पुलिस आकलन नहीं कर पाई? उसको अंदेशा नहीं था कि भीड़ इतना उग्र हो सकती है, हिंसक हो सकती है?
मेटिकुलस प्लानिंग के तहत हुआ है, जिसको कहते हैं ना अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत। इसमें बाहर के लोग भी इन्वॉल्व हैं, जो इंडिया के बाहर के आतंकवादी संगठन हैं उनका भी इसमें संलिप्तता है। और पुलिस को इन्होंने हर तरह से गुमराह किया और इन्होंने सारी कवायद पुलिस ने की शांति स्थापना करने की, लेकिन इन्होंने उस सब को दरकिनार करते हुए, देखिए पत्थर कहां से आए, पत्थर रखे कहां से गए, ये सब पहले से प्लान था कि यहाँ के सोशल फाइबर को तार किया जाए, हिंदू मुसलमान की एकता को भंग किया जाए, किसी तरीके से बलवा हो, इंडिया डिस्टेबलाइज हो। लेकिन याद रखिए, मोदी जी और योगी जी के राज में ये नहीं होने वाला है। हम चुन चुन के एक व्यक्ति को, चाहे वो पाताल की गहराई में छिपा हो, हम खेत के ऊपर लाएंगे और उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करके एक ऐसा मिसाल पेश करेंगे कि दूसरा आदमी इसको करने के पहले 10 बार सोचेगा। ठीक है मिस्टर जदी, जब हम पूजा पाठ करने जाते हैं, इबादत करने जाते हैं, तो हम ऊपर वाले से हम ये दुआ करते हैं कि हर तरफ अमन चैन रहे, हर तरफ खुशियां रहें, कोई परेशानी में ना रहे, कहीं पर माहौल बिगड़ने ना पाए। ये किस तरह की इबादत की जा रही है सर? आप सोचिए कि कहीं मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद अगर भीड़ इस तरीके से पूजा पाठ करके निकले और उग्र हो जाए, पत्थरबाजी करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे, तो फिर आप क्या कहेंगे? मिशन जदी चले गए हैं शायद। एक छोटा सा इसी पर क्लोजिंग कमेंट में आपसे ले लेता हूं विक्रम सिंह सर, इबादत करने का ये कौन सा तरीका हो सकता है सर? मतलब ये किस मन से जा रहे हैं इबादत करने के लिए? ये तो इबादत है ही नहीं। इबादत का मतलब तो अमन होता है, इबादत मतलब सौहार्द होता है, इबादत का मतलब प्रेम होता है। जाहिर है कि मन में जहर घोला गया और जिन्होंने जहर घोला उनकी संख्या बिल्कुल सीमित है और पुलिस को चाहिए कि उनके ऊपर कार्रवाई करे, जैसा वक्त जी ने कहा, और ऐसी कार्रवाई हो जो कि नजीर बने। इबादत इबादत की तरह होती है, वो तो अमन का फरिश्ता होता है। इस तरीके की कौन सी इबादत है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। न्यूज़ 18 पर खबर जारी है, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।